हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के जो पॉलिटी विषय है उसका पहला टॉपिक पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस टॉपिक से संबंधित हमने काफी कुछ कवर भी कर लिया है। 2 क्लासें मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। आज की इस क्लास में अब आगे का पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उसमें ये पढ़ाया था कि जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन में क्या क्या समस्याएं आई, और दूसरा ये फैक्ट हमने पढ़ने की कोशिश की थी कि भारत के विभाजन के क्या क्या परिणाम निकले थे। अब इससे आगे का पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं है। और बिना टाइम गवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में। तो आज की जो सबसे पहले जो हेडिंग है वो रहेगी देसी देसी रियासतें या रजवाड़ों की समस्याएं। ठीक है, देसी रियासतें या रजवाड़ों की समस्याएं, ये हमारी हेडिंग है। इस हेडिंग में हम कुछ पॉइंटों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, मुख्य मुख्य फैक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देसी रियासतें या रजवाड़ों की समस्याएं। ठीक है, अब देसी रियासतें या रजवाड़े क्या हैं? देखो, जहां पे जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भारत का विभाजन हुआ और भारत मुख्य रूप से 3 भागों में बट गया, जिसमें एक तो पाकिस्तान हो गया और भारत जो मुख्य भारत था वो भी 2 भागों में बट गया। एक तो वो जहां पर ब्रिटिश शासन था, यानी कि जहां पर ब्रिटिश शासन था उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था, ठीक है कि नहीं। दूसरा था जहां पर राजाओं का शासन था, ऐसे जहां पर राजाओं का शासन था उनको कहा जाता था देसी रियासतें या फिर रजवाड़े। जहां पर राजाओं का शासन था, जहां पर राजाओं का राज चलता था उनको बोलते थे देसी रियासतें या रजवाड़े, और जहां पर ब्रिटिश राज था उनको बोलते थे ब्रिटिश भारत। ठीक है, इस तरीके से भारत मुख्य रूप से आजादी के बाद 3 भागों में बट गया। तो सबसे पहले अब शुरुआत करेंगे, ठीक है, फैक्ट लिखते जाएंगे पॉइंटों के माध्यम से और समझाता चलूंगा मैं साथ के साथ में। तो आजाद आजादी के बाद आजादी के बाद भारत भारत मुख्यतः मुख्यतः 3 भागों में बट गया। 3 भागों में, आजादी के बाद भारत मुख्यतः 3 भागों में बट गया। अब 3 भाग कौन कौन से थे? पहला वाला भाग अगर हम देखेंगे तो 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक भाग हो जाएगा जो पाकिस्तान अलग हो गया भारत से जो, ठीक है। अब जो भारत रह गया वो भारत भी 2 भागों में बट गया। एक तो रह गया ब्रिटिश भारत वो भारत है जो अंग्रेजों से आजाद हो गया, जहां पर अंग्रेजों का शासन संचालन होता था, ठीक है। तीसरा था देसी रियासतें या रजवाड़े, जहां पर राजाओं का शासन था, और ऐसी रियासतें 565 रियासतें थी, देसी रियासतें या रजवाड़े। ठीक है, तो भारत प्रमुख रूप से आजादी के बाद कितने भागों में बट गया? इन 3 भागों में बट गया। दूसरा फैक्ट लिखेंगे, अंग्रेजों ने आजादी आजादी के बाद यह उद्घोषणा कर दी यह उद्घोषणा की या आजादी के बाद अंग्रेजों ने आजादी के सॉरी एक मिनट आजादी के साथ ही ब्रिटिश भारत के साथ साथ देसी रियासतों या रजवाड़ों को भी भारत रजवाड़ों को भी ब्रिटिश राज से मुक्त कर दिया।
मुक्त कर दिया या आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो ये फैक्ट ये है कि अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ादी दे दी तो उसी समय अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि जो ब्रिटिश भारत में जहाँ पर मुख्य रूप से अंग्रेजों को शासन संचालन होता था, उस ब्रिटिश भारत के साथ साथ ही जो देसी रियासतें या रजवाड़े भी हैं उनको भी हम ब्रिटिश राज से क्या करते हैं, आज़ाद कर देते हैं। ठीक है, हमने ब्रिटिश भारत को क्या कर दिया, ब्रिटिश राज से इनको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया या स्वतंत्र कर दिया या मुक्त कर दिया। ठीक है, मुख्य रूप से 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, नीचे स्पेस कम है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे, आप उतार लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट लिखेंगे, आज़ादी आज़ादी के बाद देसी रियासतों या रजवाड़ों, अब देसी रियासतों या रजवाड़ों की जगह मैं एक ही फैक्ट लिखूंगा तो आप समझ जाना कि देसी रजवाड़े या रियासतें एक ही बात है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद देसी रियासतें या रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया कि या तो वे वे भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करो कि आज़ादी के बाद जो देसी रियासतें या रजवाड़े थे इनके लिए ये घोषणा की गई कि देसी रियासतें या जो भी रजवाड़े हैं, और ये देसी रियासतें या रजवाड़े 565 देसी रियासतें या रजवाड़े थे, इनके लिए ये घोषणा की गई कि या तो ये भारत में शामिल हो जाएं या फिर ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, यानी कि ना तो भारत में शामिल हो ना पाकिस्तान में शामिल हो और अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इनको 3 मुख्य रूप से ये अधिकार दे दिए गए और यह अधिकार ही मुख्य रूप से रजवाड़ों ये देसी रियासतों के लिए ये समस्या बनी, भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी। और कैसे बनी, अगले फैक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा अधिकार ही रजवाड़ों के राजाओं को दिए गए, ऐसे अधिकार रजवाड़ों को दिए गए। यहीं से समस्या की शुरुआत हुई। यानी कि जो ये अधिकार दिए गए यहीं से समस्या की शुरुआत हो गई कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख लो। ठीक है कि नहीं, तो अधिकतर रियासतों ने क्या किया कि भारत में बहुत सारी रियासतें तो भारत में स्वतः ही राजी हो गई और भारत में शामिल हो गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रखना चाहती थी, वो भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो यहीं से समस्या की शुरुआत हुई और समस्या में क्या हुआ, क्योंकि अगला पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि देसी रजवाड़ों, एक मिनट, क्योंकि देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल नहीं होने में इन अधिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जो इन देशी रियासतों या रजवाड़ों को जो अधिकार दिए गए थे कि या तो पाकिस्तान में या भारत में या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व, तो ये देशी रजवाड़ों को ये अधिकार दिए गए थे। ये अधिकार ही उनको मतलब स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की ओर अग्रसर किया, उनको स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो इन अधिकारों ने ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड भर गया। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट लिखेंगे 565 देसी रजवाड़ों को भारत में शामिल करके अखंड भारत का निर्माण करना भारत के नेताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौती थी। ठीक है, तो जो 565 रियासतें थी, इन रियासतों को भारत में शामिल कर लिया जाए और भारत में शामिल करके अखंड भारत का निर्माण करना ये भारतीय नेताओं के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे इन देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है तो कोऑपरेट करना। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विधि बोल सकते हैं या फिर तरीका बोल सकते हैं। विधि या तरीका क्या था? विधि या तरीका लचीला था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है आपका कि इन देशी रियासतों को, जो भी देशी रियासतें 565 देशी रियासतें थी, उनको भारत में शामिल करके अखंड भारत का निर्माण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। ठीक है कि नहीं, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो 565 देशी रियासतें थी उनको भारत में शामिल करके अखंड भारत के निर्माण में। देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा जो देशी रियासतों को शामिल करने के लिए, जो अखंड भारत का निर्माण करने के लिए जो योजना या फिर जो विधि या फिर जो तरीका अपनाया जा रहा था, वह तरीका बहुत ही लचीला था। ठीक है कि नहीं, जिस वजह से ये देशी रियासतें पकड़ रही थी, कहने का मतलब। ठीक है कि नहीं है, तो वो क्या था? लचीला था। बोर्ड भर गया है, मैं एक बार फिर से मिटा देता हूँ। ठीक है, और फिर हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अगला फैक्ट हो जाएगा देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो तरीके अपनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए, उस समय गृह मंत्री थे, तो दो तरीके अपनाए। पहला तरीका क्या अपनाया, पहला तरीका सामान्य बातचीत द्वारा, सामान्य बातचीत द्वारा, ठीक है। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया, अगर सामान्य बातचीत से बात नहीं बन रही है तो फिर सैनिक बल द्वारा, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूं, ठीक है। तो दूसरा हो गया सैनिक बल द्वारा। तो देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो तरीके अपनाए। जो रियासतें सामान्य बातचीत से अगर भारत में शामिल हो जाती हैं तो उन्हें सामान्य बातचीत द्वारा शामिल कर लिया जाएगा, और अगर सामान्य बातचीत से शामिल नहीं होती हैं भारत में तो उनको सैनिक बल के द्वारा शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो दूसरा तरीका सैनिक बल के द्वारा शामिल किया गया। इस तरीके से देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन दो विधियों के माध्यम से भारत में शामिल किया, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं कि सरदार, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल पटेल सॉरी एक मिनट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जरूरत के हिसाब से इन तरीकों का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जरूरत के हिसाब से इन दोनों तरीकों को अपनाया। अगर जो रियासतें सामान्य बातचीत द्वारा मान रही हैं तो उनको सामान्य बातचीत द्वारा भारत में शामिल किया गया। अगर वो सामान्य बातचीत के द्वारा नहीं मान रही हैं, सामान्य बातचीत के द्वारा राजी नहीं हो रही हैं, तो सैनिक बल के द्वारा उसको जबरदस्ती भारत में शामिल किया, ठीक है कि नहीं। अब हम इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो शामिल करने के लिए, भारत में शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र बनाया गया, कि एक पत्र बनाया गया, एक लेटर तैयार किया गया। उस लेटर पर रियासतों के जो राजा थे उन राजाओं के सिग्नेचर कराए जाते थे। जो राजा सिग्नेचर उस पर कर देता था तो वो विले पत्र के नाम से जाना जाता था। जो भी राजा उस पर सिग्नेचर कर देता था तो ये माना जाता था कि वो भारत का हिस्सा बन गया है, वो राजा भारत में शामिल होने के लिए क्या है, राजी है, वो रियासत भारत में शामिल होने के लिए राजी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, वो क्या है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो वो लेटर क्या था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो आप हेडिंग डाल लेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर इसको हम साधारण हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं विलय पत्र, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या फिर साधारण बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं विलय पत्र, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या फिर सामान्य बोलचाल की भाषा में जो विलय पत्र था, ये क्या था कि जो भी रियासतों को सामान्य बातचीत के द्वारा और बल के द्वारा जब रियासतों को भारत में शामिल किया जा रहा था तो इस पे साइन कराया जाता था। जो रियासतें सामान्य बातचीत के द्वारा अगर इस पर सिग्नेचर कर देते तो इसका मतलब ये था कि वो रियासत भारत में शामिल होने के लिए राजी है और भारत में शामिल हो गई है और अखंड भारत का अंग बन गई है, ठीक है कि नहीं है। तो ये था। अब इसके बारे में लिखते हैं एक एक पॉइंट करके। रजवाड़ों को शामिल करने का सहमति पत्र, ठीक है। तो क्या था ये, रजवाड़ों को शामिल करने का क्या था, सहमति पत्र था। देशी रजवाड़ों या देशी रियासतों को भारत में शामिल करने का एक सहमति पत्र था, ठीक है। और आ जाएगा फिर इस पर हस्ताक्षर करते ही यह मान लिया जाता था कि देशी रियासत
या ऑब्लिक में लिख देते हैं, देसी रियासत या रजवाड़ा भारत में शामिल होने के लिए तैयार है। जैसे इस पे जो भी राजा या जो भी रियासत के जो प्रमुख हेड था वो जैसे इस पे एक सिग्नेचर कर देता था तो ये मान लिया जाता था कि ये देसी रजवाड़ा या रियासत भारत में शामिल होने के लिए तैयार है, खुश है, प्रसन्न है। ठीक है। अधिकतर देसी रियासतों ने सहमति या विले पत्तर पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कुछ रियासतों ने इस पत्तर पर हस्ताक्षर करने से इनकार हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ऐसी रियासतों को सैनिक बल प्रयोग द्वारा भारत में शामिल किया गया। इन रियासतों में प्रमुख रूप से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर इत्यादि थे। ठीक है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये तो सबसे पहले तो ये था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या जो विले पत्तर था, या फिर इसको सहमति पत्तर भी बोल सकते हैं या विले पत्तर भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो इस तरीके से आएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। ठीक है कि नहीं है। तो आपको ये बताना है कि रजवाड़ों या देसी रियासतों को शामिल करने का एक विले पत्तर या एक सहमति पत्तर था। ठीक है ना। इस पर जैसे ही जो भी रियासत या फिर जो भी रियासत का प्रमुख था वो इस पर सिग्नेचर कर देता था, ये मान लिया जाता था कि वो भारत में शामिल होने के लिए खुश है, तैयार है, राजी है। अधिकतर देशी रियासतों ने इस जो सहमति पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र, इस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कुछ रियासतों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ऐसी रियासतों को सैनिक बल प्रयोग के द्वारा भारत में शामिल किया गया और भारत में उसके द्वारा शामिल करके जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए इस पर। और इन रियासतों में प्रमुख रूप से 3 रियासतें आपको याद रखनी है और इनको विस्तार से सब पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन रियासतों को भारत में किस तरीके से शामिल किया गया, जिनमें से एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर, एक मणिपुर, 3 रियासतें प्रमुख रूप से हैं। ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं, मैंने यहां तक पूरी चीजें समझाने की कोशिश की। ठीक है। अगली अब आपको हेडिंग डालनी है देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में सरदार पटेल की भूमिका। ठीक है। अब जो देशी रियासतें थी, इन रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, जो उस समय के गृह मंत्री थे। तो उन्होंने क्या किस तरीके की भूमिका निभाई, उस भूमिका को हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
लिखें सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का प्रमुख सभी रियासतों को भारत में शामिल करने का प्रमुख श्रेय सरदार पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका इनको शामिल करने में किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ पटेल ने निभाई थी। इनकी सूझबूझ सही है ना? सूझबूझ ठीक है। और राजनीतिज्ञ कर लेना इसको, ठीक है। राजनीतिज्ञ ज्ञान के द्वारा इन्होंने सभी रियासतों को भारत में शामिल करवाया तथा अखंड भारत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके इस योगदान के कारण ही इन्हें भारत का प्रथम गृह मंत्री बनाया गया था। इनके इस महत्वपूर्ण कार्यों के बाद महात्मा गांधी जी ने लौह पुरुष की उपाधि दी। ठीक है, यहां तक के महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं। ठीक है, तो यहां तक की पूरे हो पाएगा। तो यहां पर देखो, तो सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का प्रमुख श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। ठीक है, इनकी सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान के द्वारा ही इन्होंने सभी रियासतों को भारत में शामिल करवाया तथा अखंड भारत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके इस योगदान के कारण ही इन्हें भारत का क्या बनाया गया था? प्रथम गृह मंत्री इन्हीं को बनाया गया था। इनके इस महत्वपूर्ण कार्यों के बाद महात्मा गांधी जी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से नवाजा था। ठीक है कि नहीं है? तो आज का टाइम पूरा हो गया। इससे आगे की प्रक्रिया अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि नहीं? टाइम 30 मिनट की क्लास थी जो पूरी होने वाली है। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से अगर आपको पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आता है और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो और शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों को भेजो, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है कि नहीं? थैंक यू।